हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक हो गए और सभी की स्टडी अच्छी चली होगी। तो आज का हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट थर्ड होने वाला है माइक्रोबायोलॉजी से। तो इसमें हमारा टॉपिक दिया हुआ है आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर्स। मतलब कंप्लीटली हम इस लेक्चर के अंदर प्योर कल्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे हम नाम सुनते हैं तब तो काफी चीजें ऐसा लगता है कि सर समझ में नहीं आएगी, हार्ड होगी, लेकिन भाई जैसे ही आप लेक्चर खत्म करके जाओगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारी चीजें समझ में आएगी, है मजा आ जाएगा भाई। इस तरीके से हम लोगों ने लेक्चर्स को डिजाइन किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो भी बच्चे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। डेली 8:30 बजे हमारा लेक्चर आता है, एक दिन माइक्रोबायोलॉजी और दूसरे दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जल्द ही हम कंटिन्यू कर देंगे सभी लेक्चर्स को। तो आप लोग बस अपनी स्टडीज को रेगुलर रखिए। बाकी जिसने भी अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां जाके ज्वाइन कीजिए और उसके साथ ही हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। कटारिया फार्मेसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे, हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर्स। कल्टीवेशन ऑफ एनोप्स को कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ को कैसे काउंट कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स का यूज करके। तो ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि भाई आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, प्योर कल्चर आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो प्योर कल्चर का मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को। प्योर कल्चर मतलब कि हमें सिर्फ एक ही प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करना है। कल्चर मतलब एक मीडियम होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये जो कॉलोनी है ये हमारी एक ही बैक्टीरिया की है ना। तो देखिए, आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर का मतलब है कि अगर हम किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि भाई ये कौन सी डिजीज करेगा, किस टेम्परेचर पे ये जीवित रहेगा, किस टेम्परेचर पे मर जाएगा, ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं, CO2 की जरूरत है या नहीं, तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। लेकिन अब हमें नहीं पता जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके आसपास बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और भी काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ होने वाले हैं। तो हमें भाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसे हम अच्छे से स्टडी कर पाए, नहीं तो सभी में पता नहीं लग पाएगा भाई कौन किसने टेम्परेचर पे जीवित रह रहा है, तो ये आइडिया लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का आइसोलेशन किया जाता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं और वहां पे हमें जो चाहिए वो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको अलग कर लिया जाता है। बाद में उसके साथ जो भी टेस्ट करना है, उसके साथ उसको ग्रो करना है, क्या करना है, वो सब कुछ किया जाता है। लेकिन पहली जो स्टेप होती है आइसोलेशन, मतलब उसको निकालना है, पहले आइसोलेट करना है, उसके बाद उसके साथ छेड़खानी की जाएगी, है ना। उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी कि भाई क्या चाहता है, तो कैसे डिजीज करता है, क्यों नहीं, कहाँ जिएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ तू, मतलब कौन कौन सी कंडीशन उसको चाहिए, वो सारी बातचीत उससे बाद में होगी। लेकिन पहले उसको अकेले लाया जाएगा, नहीं तो फिर भीड़ में पता नहीं लग पाएगा कि भाई ये क्या चक्कर है इसका। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। डेफिनेशन देखिए, प्योर कल्चर ए पॉपुलेशन ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे क्लासरूम होता है ना, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही 12th क्लास वाले बच्चे ही बैठे हुए होते हैं, बाकी दूसरा बच्चा आ जाता है तो फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा बच्चा कौन सी क्लास का है। तो इसलिए क्लास वाइज हमारे स्कूल्स में भी हमें बिठाया जाता है, जिसे पता रहे कि भाई ये क्लास वाले बच्चे 12th क्लास के हैं और इस रूम वाले बच्चे 10th क्लास के हैं, तो अलग अलग रूम में सेपरेट किया जाता है जिससे पता लग सके। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे किया जाता है। तो शुद्ध कल्चर केवल एक ही प्रकार के सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या जिसमें कोई भी संदूषण या कंटामिनेशन नहीं हो। ठीक है, चलिए एग्जांपल, जैसे कि प्योर कल्चर लाइक ए क्लासरूम ओनली वन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट नो आउटसाइड अलाउ। तो वैसे ही इसमें 4 मेथड्स बेसिकली यूज होते हैं। ये डायग्राम दिख रहे हैं, ये आगे आपको काम आने वाले हैं। ये स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेट ऐसे किया जाता है। ये आपने प्रैक्टिकल किया होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल्स करोगे बेटा उतना ही चीजों को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें यहाँ हम तो बता देंगे, लेकिन जब तक आप हाथों से नहीं करोगे ना तब तक आपको पूरी चीजें समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको थ्योरी में समझाने की। ठीक है, चलिए सबसे पहला मेथड जो है स्ट्रेक प्लेट मेथड। आइसोलेशन के मेथड हैं, 4 मेथड हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेक प्लेट, पोर प्लेट और स्प्रेड प्लेट, और एक जनरल मेथड हम देखेंगे। तो स्ट्रेक प्लेट मेथड में क्या होता है, इनोकुलम स्ट्रेक ऑन अगार इन 4 क्वाड्रेंट
एंड कॉलोनी सेपरेट और प्योर कल्चर, मतलब ये डेफिनेशन है स्ट्रेक प्लेट की। इनोकुलम क्या होता है? सबसे पहले इनोकुलम एक मेटल की बनी हुई रोड टाइप की होती है, उसको पहले गर्म किया जाता है। गर्म करने का मतलब है कि उस पे कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। एक रोड टाइप की होगी, स्पेचुला टाइप का होगा, उसको गर्म करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब आप लिखोगे कि भाई स्ट्रेक प्लेट आपको पूछा गया, आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर पूछा है, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर डायग्राम्स बना देना, जो अभी स्टार्टिंग में 4 डायग्राम्स दिखे आपको। उसके बाद आपको फर्स्ट बताना है कि भाई कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं हमारे, स्ट्रेक प्लेट मेथड है, ओवर प्लेट है, स्प्रेड प्लेट और एक जनरल मेथड है। तो स्ट्रेक प्लेट में सबसे पहले डेफिनेशन आपको लिखनी है भाई, इनोकुलम स्टेड ऑन अगार इन 4 क्वाड्रेंट एंड कॉलोनी सेपरेट और प्योर कल्चर। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है। फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है भाई, इनोकुलम हीट ऑन फ्लेम टू स्टरलाइज इनोकुलम लूप। इनोकुलम लूप को फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे, जिससे स्टरलाइज हो जाएगा। उसके बाद जहां पे हमारे बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया का सॉल्यूशन है, उससे हम इनोकुलम की मदद से बैक्टीरिया उठाएंगे और कलेक्ट करेंगे ऑन लूप। एक पेट्री डिस्क ले लेंगे, उसके ऊपर कलेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मतलब इनोकुलम प्लेट पे ले लिए बैक्टीरिया को, उसके बाद उस पे स्ट्रेक किया जाएगा। स्ट्रेक क्या होता है, जो इनोकुलम होता है, जैसे मान लो ये इनोकुलम है, उसको ऐसे किया जाएगा। मैं यहाँ पे समझाता हूं आप लोगों को, एक बार देखने की कोशिश करना। ये हमारी इनोकुलेट प्लेट है, इसमें हम इनोकुलम की मदद से क्या करेंगे, पहले बैक्टीरिया यहाँ पे डाल लिया हमने, इस टाइप से स्ट्रेच किया जाएगा, इस टाइप से, समझ गए आप, मतलब ऐसे किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप से किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं ना, वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब उनका जो भाईचारा दोस्ती है ना, वो खत्म हो जाती है ऐसे करने से। आप समझ लो, अगर आप कोई चींटियों का झुंड है, आपको दिख रहा है, आप ऐसे कर दोगे तो सब अलग अलग हो जाएगी ना। तो वैसे ही इनोकुलम की मदद से बैक्टीरिया को ऐसे कर करके स्ट्रेक कर करके अलग कर दिया जाता है। तो नीचे देखिए, इनोकुलेशन प्रोसीजर फ्लेम लूप बिटवीन स्ट्रेक, ये प्रोसीजर्स होते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ये 3-4 स्टेप्स होती है। ये आपको करवाएंगे प्रैक्टिकल्स, आप जरूर करे होंगे या करना लेबोरेटरीज में जाके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया अलग हो जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट कॉलोनी, अलग अलग कॉलोनीज ग्रो अलग हो जाएगी। मतलब भाई वही बात है ना कि अगर कहीं मार्केट में 4-5 फैमिलीज घूम रही है, अगर कोई भगदड़ मच जाए तो जो फैमिली अपनी फैमिली की तरफ भागेगी ना, तो वैसे ही यहाँ पे होने वाला है कि अपनी अपनी फैमिली एक जगह हो जाएगी। तो अलग अलग हम वहां से सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड है हमारा पोर प्लेट मेथड। ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें क्या होता है, डाइल्यूट सैंपल मिक्स विद मोल्टन अगार। इसके अंदर देखिए, एंड उसके बाद कॉलोनी इनसाइड और सरफेस में कॉलोनी ग्रो होगी। तो सबसे पहले स्टेप्स को समझना जरूरी है, बाकी थ्योरी आप लोग इजीली लिख पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है भाई, पिपेट बैक्टीरियल सैंपल ऑन पेट्री डिस्क। एक पेट्री डिस्क ली जाएगी, उसके अंदर जो भी सैंपल है, जो बैक्टीरिया वायरस है, उसको इसके ऊपर डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या किया जाएगा, अगार का सॉल्यूशन लिया जाएगा, पिघला हुआ अगार का सॉल्यूशन है, वो इसके ऊपर डाल दिया जाएगा, ठीक है। पावर लिक्विड न्यूट्रिएंट अगार, उसको इस पे पोर कर दिया जाएगा, मतलब डाल दिया जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्विरिल मिक्स मतलब इस टाइप से मिक्स किया जाएगा, या फिर पेट्री डिस्क को ऐसे घुमाया जाएगा, तो इस टाइप से उसको मिक्स किया जाएगा बैक्टीरिया वायरस को अगार के अंदर। उसके बाद उसको इनक्यूबेट किया जाएगा। इनक्यूबेट का मतलब क्या है भाई, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसको रखा जाएगा, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है भाई, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, उस टेम्परेचर पे उसको रखा जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कॉलोनी ग्रो होगी। अगार के अंदर अलग अलग कॉलोनीज ग्रो होगी, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कॉलोनी ग्रो ऑन अगार एंड सरफेस एंड सब सरफेस, मतलब नीचे भी ग्रो हो रही है और ऊपर भी ग्रो हो रही है। अब भाई यहां तो हमने ये देख लिया, ये थ्योरी के लिए काफी है, समझने के लिए काफी है, लेकिन ये जब एक्चुअली आप देखोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा, क्योंकि यहां तो सब ऐसे लग रहा है कि भाई ये सारी झूठी बातें, ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता है बेटा। जब आप करोगे प्रैक्टिकल तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन अगर लिखना एग्जाम के लिए देखना है तो आप यहां से समझ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पोर मेथड क्या है। भाई इतना अगर आप लोगों ने देख लिया तो थ्योरी आराम से लिख के आ जाओगे, कुछ नहीं भूलने वाले, और डायग्राम तक बना दोगे आप, ठीक है। थर्ड मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड। इसमें क्या है, स्प्रेड प्लेट मेथड का साफ साफ दिख रहा है भाई। फर्स्ट में क्या है, स्ट्रेक में स्ट्रेक करेंगे, दूसरा पोवर में डालेंगे अगार, तीसरा क्या है, स्प्रेड है मतलब फैलाएंगे रे, बरस करेंगे,
समझ गए ना। तो सैंपल ड्रॉप स्प्रेड ऑन अगार सरफेस विद स्प्रेडर और कॉलोनी ग्रो। एक पेट्री डिस्क लेंगे, उसके अंदर अगार फैला हुआ होगा, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पिपेट बैक्टीरियल सैंपल ऑन टू सरफेस ऑफ अगार प्लेट, बिल्कुल रख दिया। अब उसके बाद स्प्रेड सैंपल इवनली ओवर सरफेस, जो अगार की सरफेस है उस पर फैला देंगे, ठीक है। जैसे डोसा फैलाते हैं ना, जो डोसा बनाने वाले डोसा को फैला देते हैं तवे पे, उसी तरीके से यहाँ पे हमें बैक्टीरिया के सैंपल को फैला देना है। उसके बाद उसको वहां पे एक लिमिटेड पीरियड के लिए, टाइम के लिए उसको इंक्यूबेट कर देना है। तो वहां पे कॉलोनी अलग अलग बन जाएगी, अलग अलग बैक्टीरिया की, जैसे आपको दिखाई दे रही है। ये कुछ अलग बैक्टीरिया है, ये बेसिकली मलेरिया करता है, ये टीबी करता है, ये कुछ और करता है, ऐसे अलग अलग हो जाएगी, फिर वहां से सेपरेट कर लिया जाएगा। मतलब ये हम आइसोलेशन की बात करें। लास्ट मेथड है हमारा सिंपल सिलेक्टिव मीडिया यूज किया जाएगा। इसके अंदर मीडिया विथ इनहिबिटर, जैसे एंटीबायोटिक यूज की जाएगी, डाइज, साल्ट। डाइज क्या करती है, डाइज मतलब डाइज यूज की जाएगी तो जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया होगा वो अलग कलर हो जाएगा, उसका अलग कलर का दिखाई देने लगा। जिस बैक्टीरिया के लिए जो डाई डाली जाएगी वो बैक्टीरिया अलग से ही हट जाएगा, छट जाएगा, ठीक है। ओनली स्पेसिफिक बैक्टीरिया, जैसे वो कौन होते हैं, सीआईडी होती है, सीबीआई होती है, तो वो जो रिश्वत वालों के लिए पैसे भेजती है तो उसमें डाई लगा के भेजती है, तो वो रिश्वत के पैसे पहुंच जाते हैं, फिर उन पैसे को लाया जाता है, तो फिर हाथ पानी में डाले जाते हैं, तो कौन सा कलर दिखाई देता है, पिंक कलर दिखाई देता है ना, तो वो डाई की वजह से दिखाई। तो ऐसे यहाँ पे अगर बैक्टीरिया के सर पे डाई लग जाएगी तो वो कलर उसका अपने आप दिखाई देगा, पकड़ा जाएगा ना वो। बस यही काम है सिलेक्टिव मीडिया का। तो आइसोलेशन हमने अच्छे से समझ लिया है। आइसोलेशन में 4 मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट हमारा स्ट्रेक प्लेट, दूसरा है पोवर प्लेट, थर्ड है स्प्रेड प्लेट, और फोर्थ हमारा सिलेक्टिव मीडिया का यूज करेगा। लिख दोगे अब तो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। अब हमने भाई प्योर कल्चर तो बना लिया है, अब उसको रखना भी तो है ना कहीं पे। अगर ऐसे ही कहीं पे भी रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा और बैक्टीरिया वापस आके उसमें जम जाएंगे, फिर क्या मतलब होगा हमारे काम करने का, आइसोलेट करने का। तो इसके लिए उसको किया जाता है प्रिजर्व। तो प्रिजर्वेशन भी अच्छा टॉपिक है, साथ पूछा जा सकता है। प्रिजर्वेशन मीन मेंटेनिंग द कल्चर फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट लॉसिंग वायबिलिटी एंड ओरिजिनल कैरेक्टर, कि भाई वो ओरिजिनल कैरेक्टर ना खोए, किसी दूसरे के साथ वापस दोस्ती ना करे, तो इसके लिए उसको प्रिजर्व किया जाएगा, एक जगह सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। लंबे समय तक कल्चर को जीवित और अपनी मूल विशेषताओं के साथ बनाए रखने के लिए उसको प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। प्रिजर्वेशन इज लाइक कीपिंग पिकल्स, जैसे हम अचार को प्रिजर्व रखते हैं ना, ऑयल में डुबो के रखते हैं, वैसे ही हमें प्योर कल्चर को भी यहाँ पे सेपरेट रखना पड़ेगा। यू स्टोर देम प्रॉपर्ली एंड सो डोंट स्पॉइल, जिससे वो खराब नहीं होता है। तो वैसे यहाँ पे प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज होती है प्योर कल्चर्स के लिए, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेशन यूज होगा, फ्रीज का यूज करते हैं। पैराफिन कोटिंग का यूज हो सकता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, डीप फ्रीजर, लाइफोलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए मेथड्स देखिए, सबसे पहले शॉर्ट टर्म के लिए अगर मतलब दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए स्टोर करना है तो न्यूट्रिएंट अगार सलेंट एट 4 डिग्री स्टेबल फॉर वीक। न्यूट्रिएंट सलग बनाया जाता है, न्यूट्रिएंट स्लेंट बनाया जाता है अगार का, उसके अंदर उसको रख दिया जाता है। ये 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखता है, तो स्टेबल फॉर वीक, कुछ वीक्स के लिए उसको रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमें लाइफोलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग का यूज किया जाता है। फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। और डीप फ्रीजर मतलब माइनस में, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको माइनस में टेम्परेचर चाहिए, तो उनको माइनस में डीप फ्रीजर में रखा जाएगा, उसको क्रायोस्कोपिक बोलेंगे, है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन। मिनरल ऑयल ओवरले ऑन सिलेंट। अब अगार सिलेंट क्या होता है, अगार सिलेंट का डायग्राम देखिए, अगार सिलेंट बनाते कैसे हैं। देखिए पहले तो अगार मीडियम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, उसको थोड़ा हार्ड बनाएंगे, मतलब गाढ़ा बनाएंगे, उसको लेटा देंगे, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसको लेटा देंगे, है ना, एक 40 डिग्री कोण पे लेटा देंगे। उसके बाद एक साइड में ऐसे लेयर बन जाएगी। मान लीजिए पानी की बोतल है, पानी की बोतल है, ऐसे इसके अंदर अगार है, तो अगार को इसमें गाढ़ा बना के ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दिए, पानी दिखाई दे रहा आप लोगों को। तो पानी, अब ये साइड में स्पेस जो बन गया है ना, इसमें ऊपर से वो डाल देंगे, जो हमारा मीडियम है, प्योर कल्चर है, उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसको यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। और मिनरल ऑयल ओवरले सेलेंट में क्या है कि जैसे ये हमारी पिपेट है, इसमें एक साइड में अगार है ना, ये अगार है, अगार सेलेंट है, इसके ऊपर एक लेयर किसकी, मिनरल्स की बना देंगे, और यहाँ पे हमारा जो फिल कर देंगे जो भी हमारा प्योर कल्चर है, तो ये इसको प्रिजर्व किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए लाइफोलाइजेशन, डीप फ्रीज और का बेसिकली यूज किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कल्टीवेशन ऑफ अनोप्स।
कल्टीवेशन क्या होता है भाई, सुना होगा ना, फसल का कल्टीवेशन, ग्रो करना। अनोब्स कैसे ग्रो करोगे? अनोब्स क्या होते हैं भाई? दो टाइप के हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, एनोरबिक और एरोबिक। क्या डिफरेंस होता है? एनोरोबिक क्या होते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। एरोबिक क्या होते हैं, हमारे जैसे होते हैं भाई, जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो एरोबिक को भी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन के बिना वो जीवित नहीं रह पाते। लेकिन ये एनोरोबिक ऐसे होते हैं, इनको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो इनके कल्टीवेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एनोरबिक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, ऐसे सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन के बिना बढ़ते हैं उनको बोलते हैं एनारोब्स, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, एनारोब्स आर लाइक कैट्स, सॉरी बैट्स। बैट्स क्या होते हैं? चमगादड़ होते हैं ना, चमगादड़ जैसे। दे हेट लाइट एंड लाइव इन डार्क, जिनको लाइट से नफरत होती है और रात के समय वो जीती है, रात के समय वो अपना जो भी काम करती है। वैसे ही हमारे एनारोब्स, इनको ऑक्सीजन से एलर्जी है, सख्त एलर्जी है ना। पर इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है, किसी को नहीं भी पड़ती। तो देखिए इसमें हम देखिए, ये हमारा ऑब्लिगेट एरोब्स है। एक जो पिपेट है यहाँ पे एरोब्स है, मतलब इनको भाई ऑक्सीजन की चाहिए, तो इनका जो केप है वो लूजली फिट होगा। लूजली का मतलब कि भाई उसके अंदर ऑक्सीजन पास होती रहे, ठीक है। अब बात करें ऑब्लिगेट, एनोब्स जो होते हैं दो पार्ट में डिवाइड किए गए बेसिक, ऑब्लिगेट और फैसिकुलेट। ऑब्लिगेट जो होने वाले हैं उनको ऑक्सीजन और मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ओनली ग्रो करेंगे, और फैसिकुलेटिव जो होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और बिना ऑक्सीजन के भी ये ग्रो कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशंस में। तो ये दो टाइप के हो गए, तो दोनों टाइप हम देखते हैं। पहले ऑब्लिकेट्स, मतलब कैन नॉट सर्वाइव इन ऑक्सीजन। ऑब्लिकेट भाई सख्त नफरत है ऑक्सीजन से, जैसे कि क्लॉस्ट्रिडियम एग्जाम्पल है, जैसे ही ऑक्सीजन आएगी ये अपने प्राण त्याग देंगे भाई, यमराज आ जाएगा इनको लेने के लिए, ठीक है। लेकिन जो फैसिकुलेटिव एनोब्स हैं कैन ग्रो विद और विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्वागत करेगा ऑक्सीजन का, डरेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ऑब्लिगेट एनोब्स डर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, अपने आप को मार देंगे, सुसाइड कर लेंगे। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं इनको कल्टीवेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए? सबसे पहला अनोर्बिक जार यूज किया जाता है। अनोर्बिक एक जार बनाया जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं हो जाता है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि भाई हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए अनोब को ग्रो करने के लिए। O2 रिमूव बाय केमिकल रिएक्शन, अनोबिक जार में ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है केमिकल रिएक्शन से। दूसरा होता है अनोर्बिक ग्लव्स बॉक्स, इसमें स्पेशल चेंबर विद N2 और CO2 गैस, इसके अंदर एक ऐसा चेंबर बनाया जाता है जिसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है, तो इजीली यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। तो दो मेथड हो गए। थर्ड है रिड्यूसिंग मीडिया। रिड्यूसिंग मतलब इसमें सोडियम थायोगोलाइट मीडियम का यूज किया जाएगा एनोब्स को कल्टीवेट करने के लिए। वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, ऑक्सीजन अपने आसपास नहीं रहने देता। कौन? सोडियम थायोगोलाइट, तो ये भी यूज कर सकते हैं। सिंपल मेथड में कैंडल जार, कैंडल जार देखा आपने, जैसे कैंडल होती है, यहां से जल रही है कैंडल, तो नीचे वाला जो पार्ट है ना भाई, जो जार होता है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, वो बाहर निकल जाती है। कैंडल का यही सिद्धांत है। तो कैंडल जार पार्शियल O2 को रिमूव करती है। कुक्ड मीट मीडियम, इसको क्या बोलते हैं, जो कुक्ड मीट मीडियम होता है ना, एक तरीके से उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं हो, जैसे कुकर होता है, कुकर समझ लीजिए, उसकी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, सिर्फ वैक्यूम होती है, तो वहां उसी टाइप के मीडियम का यूज किया जाता है, इसको कैंडल जार बोलते हैं। सिंपल मेथड। तो ये 4 मेथड बेसिकली यूज होते हैं कल्टीवेशन ऑफ अनोब्स, ठीक है। बाकी डिटेल में मिलने वाले हैं आपको नोट्स में, तो नोट्स अभी तक परचेज नहीं किए, जाइए डाउनलोड कीजिए कटारिया फार्मेसी एप्लीकेशन, और वहां से आप अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स हमने डिजाइन किए हैं। चलिए अब देखते हैं कि भाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं हम, कोई भी बैक्टीरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आइसोलेट कर लिया, कल्टीवेट कर लिया, लेकिन अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया को काउंट कैसे किया जाता है, मेजर कैसे किया जाता है, उसकी ग्रोथ को कैसे चेक किया जाता है, देखा जाता है, उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो डेफिनेशन देखिए, मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ मीन डिटरमाइन इंक्रीज इन सेल नंबर और सेल मास, कि भाई हमने, अब मान लीजिए साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है, एक बैक्टीरिया है, हम इसको ग्रो कर रहे हैं, तो इसकी कितनी सेल्स बन चुकी हैं और कितनी साइज उनकी हो चुकी है, मतलब कि उनका नंबर कितना है और उनका मास कितना हो चुका है, मास मतलब वजन कितना हो गया है। तो कोशिकाओं की संख्या या द्रव्यमान, मास में वृद्धि को मापना, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ।
तो एग्जाम्पल ट्रिक देखिए, मेजरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ लाइक चेकिंग द क्लासरूम। सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि भाई क्लासरूम के अंदर चेक करके आना है कि भाई बच्चे जैसे एडमिशन, न्यू एडमिशन आ रहे हैं तो इस क्लास के अंदर कितने बच्चे हो गए हैं। पहले तो 1-2 बच्चे आएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे 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 क्लास बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से वेटेज भी बढ़ता जाएगा ना। भाई एक बच्चे का वेट तो 100 किलो है, मतलब मान लो 100 किलो नहीं होता है, 60-70 होता है, तो एक बच्चे का 100 किलो वेट है। अब काफी बच्चों को खटक रहा होगा, सर 100 क्यों बोल रहे हो? अरे बोल दिया, मेरे मन में आ गई। मान लो ना 100 किलो है, तो भाई जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वजन बढ़ता जाएगा और संख्या बढ़ती जाएगी। उसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व करके आए ना, प्रिंसिपल आएगा आज कितने बच्चे आए हैं, तो सर आज ये 4 बच्चे नहीं आए हैं, तो भाई 4 का 400 किलो वजन बढ़ गया। हम वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कितनी हो रही है और कितना वजन बढ़ रहा है, वो सब कुछ मेजर किया जाता है। तो मेन होता है ग्रोथ, कि एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बन गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड इसके अंदर यूज होता है, टोटल सेल काउंट, कितनी सेल हो गई है, मतलब कि भाई एक सेल हमने ग्रो करनी है, उससे कितनी सेल बन गई, 4 बन गई है, 5 बन गई है, 6 बन गई है, उसको गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले टोटल काउंट मेथड में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट मेथड का यूज किया जाएगा, जो हम प्रैक्टिकल में करते हैं, परफॉर्म करेंगे अगर लेबोरेटरीज में जाएंगे, हमने तो किया है भाई। ठीक है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट मतलब इसके अंदर डायरेक्टली माइक्रोस्कोप की मदद से काउंट किया जाएगा बैक्टीरिया को। पॉसिबल नहीं लगता ना, है पॉसिबल। इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर हम एक ऐसी जो स्लाइड है वो लगाएंगे, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे सेक्शंस बने हुए होते हैं, सेक्शंस ऐसे सीधे सीधे सेक्शंस जो हमारी बैक्टीरिया की फैक्ट्री डिश है उसके अंदर दिखाई देंगे, और जैसे एक सेक्शन होगा, एक सेक्शन के अंदर कितनी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको काउंट कर लिया जाएगा, वैसे ही सभी को वहां पे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। लेकिन ये चीजें कब समझ में आएगी आप लोगों को, ये चीजें समझ में आएगी जब आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। लेकिन हम लोग तो जाते ही नहीं है कॉलेज, करा करो, देखिए नॉलेज चाहिए तो करो, बाकी तो आप पढ़ रहे हो, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट यूजिंग पेट्रोव हंसनर चेंबर का यूज किया जाता है, क्यूब बट इंक्लूड डेड सेल। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज होती है कि भाई ये सभी, चाहे मरी हुई सेल है या जिंदा सेल है, सभी को काउंट करेगा। ठीक है, तो मतलब यहां पे सारी सेल आ जाएगी, मरी हुई को भी काउंट कर लेगा। कोल्टर काउंट मेथड, कोल्टर काउंट मेथड इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, मेजरिंग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करके मेजर करता है, तो ये थोड़ा इफेक्टिव होता है, ये डेड सेल को काउंट नहीं करेगा, क्योंकि कितने मूव कर रहे हैं, मूवमेंट के आधार पर बैक्टीरिया को काउंट करेगा। ठीक है, जिससे सेंसर्स काम करते हैं ना, सेंसर जैसे कैमरे में लगा होता है कि कितने लोग जा रहे हैं, जो एयरपोर्ट वगैरह पे स्कैन कर लेता है, उस हिसाब से। ठीक है, वाइएबल सेल काउंट, वाइएबल में क्या होता है, प्लेट काउंट मेथड यूज होगा सबसे पहले, मतलब सीरियल डाइल्यूट करके, मतलब कॉलोनीज को काउंट किया जाएगा, डाइल्यूट किया जाएगा सॉल्यूशन के अंदर जो भी है उसको, जैसे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर एमएल कितनी कॉलोनीज प्रेजेंट है। ठीक है, एमएल के हिसाब से चेक किया जाता है, जैसे हमारी वो करते हैं ना, सीबीसी वगैरह करते हैं, ब्लड वगैरह चेक करते हैं, वो ऐसे ही तो करते हैं भाई, 100 ml में कितने वो हैं, 1 ml में कितने सेल्स हमारे प्रेजेंट है, कितने डब्ल्यूबीसी हैं, कितने आरबीसी है, पूरा ब्लड थोड़ी निकाल के चेक करते हैं, वो तो छोटा सा सैंपल लेते हैं ना हमारा, तो उस हिसाब से यहाँ पे चेक किया जाएगा। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड का भी यूज किया जाता है, इसमें मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज किया जाता है, सिंपल फिल्टर एंड कॉलोनी काउंट ऑन अगार, अगार का यूज करके कॉलोनीज को काउंट किया जाता है कि अगार के ऊपर कितनी कॉलोनीज है, अलग अलग कॉलोनीज को काउंट किया जाता है। तो बेसिकली 4 मेथड्स हैं, सॉरी 2 मेथड हैं, इनके अंदर 2-2 मेथड्स हैं, तो इनके बारे में हमें स्टडी कर लिया है, समझ में आ गया आपको, बाकी थ्योरी आपको नोट्स के अंदर मिलेगी। ठीक है, चलिए, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बेटा जी, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, हर एक जगह आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, कुछ अदर मेथड्स हैं यहाँ पे, टर्बिडीमेट्रिक मेथड, टर्बिड मतलब धुंधला धुंधला होता है ना सॉल्यूशन, उसको टर्बिडीमेट्री बोलते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी एट 6000 नैनोमीटर, मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किया जाएगा, मतलब एक तरीके से एनालिटिकल टेक्निक हो गई, इसमें डायरेक्टली रेज स्पेक्ट्रा की मदद से चेक किया जाता है, मेजर टर्बिडिटी, भाई कितनी टर्बिडिटी, तो टर्बिडिटी के अंदर बैक्टीरिया, जितनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है,
क्योंकि सिंपल जो क्लियर सॉल्यूशन होगा उसमें बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो क्लियर होगा। जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो टर्बिडिटी बढ़ती जाएगी, वहां पे बैक्टीरिया देखना आसान हो जाएगी, तो रेज की मदद से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। बायोकेमिकल मेथड, इसमें CO2 प्रोडक्शन, O2 अपटेक, एसिड फॉर्मेशन के आधार पे चेक किया जाता है। ड्राई वेट मेथड में ड्राई सेल्स वेट मास, ड्राई सेल को ड्राई किया जाएगा, फिर उनका वेट मास किया जाएगा, मतलब वेट करने के लिए बेसिकली ड्राई वेट मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये कुछ अदर मेथड्स हैं जो बेसिकली यूज होते हैं। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। बेटा कोई भी बेझिझक हो, कोई भी दिक्कत हो, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आपको, लेक्चर रिलेटेड हो, नोट्स रिलेटेड हो, स्टडी रिलेटेड हो, हर एक चीज के लिए आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल किया जाएगा, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं पिकअप किया जाए तो आप मैसेज ड्रॉप जरूर कर देना, ठीक है। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा और आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। बस आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है। और जिसने भी अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर पे जाइए, कटारिया फार्मेसी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स की प्राइस फिलहाल हमारी 1 सब्जेक्ट 99 और 299 फॉर 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने नोट्स डिजाइन किए, ओनली ई नोट्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, धन्यवाद।